उस नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है दैट इज टर्म्ड एज टेंजिबल नॉन करंट एसेट। टेंजिबल नॉन करंट एसेट। मैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट के चैप्टर को डिस्कस करने से पहले जो है ना क्विकली रिकॉल करूंगा जो हमने पहले भी डिस्कशन करी है और उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। आपको एक्सपेंडिचर में एक चीज दो तरह के होते हैं। वन ऑफ देम इज टर्म्ड एज द कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर and the other one of them is termed as a revenue nature expenditure। और आपको ये भी पता है कि जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, और जो आपका रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर होता है उस रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर को हम एज एन एक्सपेंस चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी आपको एक बात पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50,000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया और अगर वो 50,000 रुपए का एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे एसेट डेबिटेड बाय 50,000 रुपए और कॉरेस्पॉन्डिंगली कैश क्रेडिटेड बाय 50,000 रुपए। अगर वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा बाय 50,000 रुपए और कॉरेस्पॉन्डिंगली कैश क्रेडिट हो जाएगा बाय 50,000 रुपए। सही नहीं? तो याद रखिएगा कि जब भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो उस एक्सपेंडिचर को या तो वो कैपिटल नेचर का होगा या फिर रेवेन्यू नेचर का होगा। तो जो कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर आपके पास सिचुएशन अराइज होती है वो एक नया नॉन करंट एसेट अराइज होता है। जो आपका मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो बेसिकली चीज अराइज होती है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ न्यू नॉन करंट एसेट। यानी कि क्या हो गया, यानी कि हुआ ये कि हमने एक बिल्डिंग खरीद ली, हमने एक मशीन खरीद ली, हमने एक गाड़ी खरीद ली, हमने एक मोटर बाइक खरीद ली, हमने एक लैपटॉप खरीद लिया, हमने एक फर्नीचर कुछ खरीद लिया। ये तमाम की तमाम चीजें अल्टीमेटली क्या होती हैं, ये अल्टीमेटली ये होता है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपके पास एक नॉन करंट एसेट अराइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, एक नॉन करंट एसेट अराइज हो जाता है। यहाँ क्लियर है? जिसकी वजह से आपके पास एक नया नॉन करंट एसेट अराइज हो जाता है। सही है? अच्छा आप देखें, बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट क्या है उसको समझना। हाँ देखें, बात समझो। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो नया नॉन करंट एसेट आता है ना, इस नए नॉन करंट एसेट को हमने रिकॉर्ड तो कर दिया, लेकिन इसको रिकॉर्डिंग के लिए इसकी मजीद अकाउंटिंग क्या है, तो अब हम इसकी मजीद अकाउंटिंग को समझेंगे। ना समझे जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। पहली चीज तो बेटा ये है कि आप एक बात समझिएगा, वो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास कि एक एसेट को अगर मुझे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है तो उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने के लिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, अगर मुझे एक एसेट को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करने के लिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखें, जब भी कोई भी नॉन करंट एसेट आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी इट्स कॉस्ट। जब भी आप कोई नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में तो उसकी जो वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू इज गोइंग टू बी द कॉस्ट। और एक नॉन करंट एसेट की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो उस कॉस्ट के अंदर जो है ना वो तीन चीजें होती हैं।
एक कहलाती है परचेज प्राइस, एक कहलाती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। रिपीट करता हूं, एक कहलाती है परचेज प्राइस और दूसरी चीज है वो कहलाती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और जो तीसरी चीज है वो कहलाती है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सो लेट मी रिपीट कि जब भी आप अपनी बैलेंस शीट में कोई भी एसेट रिकॉर्ड करते हैं तो उस एसेट को आप रिकॉर्ड करते हैं किस तरीके से, कॉस्ट के ऊपर। जब भी आप अपनी बैलेंस शीट में कोई एसेट रिकॉर्ड करते हैं तो उस एसेट को आप रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे। और एक एसेट की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बनती है। क्या तीन चीजों से मिलकर बनती है? दैट इज टर्म्ड एज परचेज प्राइस, दैट इज टर्म्ड एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, दैट इज टर्म्ड एज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब ये परचेज प्राइस क्या होती है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है, ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है, इस सब कुछ को हम अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे।